नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 में हम करने जा रहे हैं 21st सेट। अभी तक आपने देखा हम लगभग 210 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, पॉलिटी खत्म होते ही इकोनॉमी शुरू की जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। अगर आप यूपीएससी 2022 दे रहे हैं, अगर आप कोई भी पीसीएस एग्जाम 2022 दे रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। यहाँ पे कंप्लीट कवरेज मैं आपको कराऊंगा, होलिस्टिक कवरेज रहेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं। @कपिल सिक्का पे मुझे ट्विटर हैंडल पे फॉलो करना है। चलते हैं 211 की तरफ। हम 210 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में आपको बताना है। इट लुक्स आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज ओनली। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। अगर आपको चाइल्ड की डेफिनेशन पता होगा तो आप इसको कर पाएंगे। देखिए, चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो दो तरह से कंट्री में ट्रीट की जाती है। जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो 14 अबव जो होते हैं वो चाइल्ड नहीं माने जाते, लेबर में एंगेज हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हजार्डस लेबर में एंगेज ना हो। लेकिन अगर आप अदरवाइज बात करें चाइल्ड की, तो फिर 18 साल तक के बच्चों को हम चाइल्ड के डेफिनेशन में लाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारे पास ये दो बचते हैं। बाकी दोनों जो है वो ठीक है। एनसीपीसीआर एक आपकी जो बॉडी है, एनसीपीसीआर जो है वो एक बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑर्डर एंड अल्टीमेटली इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली सही आपका बैठेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे चाइल्ड की अगर डेफिनेशन में आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 18 साल से ऊपर का कोई भी नीचे का कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में कैलकुलेट किया जाएगा। चलते हैं 212 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी की यहाँ पे बात हो रही है। एनएचआरसी, इट इज फाउंड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट। इट हैज इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंप्लेंट्स। इट लुक्स इनटू मैटर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम ऑफ अकरेंस। मतलब ये कैबिनेट के रेजोल्यूशन से आया एनएचआरसी। आपको बताना कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इससे आपको रॉन्ग आंसर बताना है, तो यानी जिसमें वन नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। इसका अपना न्यूक्लियस इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, बिल्कुल सही है एनएचआरसी के साथ। ये ह्यूमन राइट मैटर्स वायलेशंस को देखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम ऑफ अकरेंस। देखिए सेकंड ठीक है, सेकंड ठीक होने से ए जो है इसका सही समय बन जाता है। बेसिकली आप देखेंगे कि अगर कोई भी एक्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे एनएचआरसी जो है वो कंप्लेंट नहीं ले सकता। मतलब एक्ट होने के या फिर कोई भी क्राइम होने के, कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको एनएचआरसी में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी वो मैटर को आगे ले जा पाएगा। 213 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से क्या क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, मतलब क्या आपके रिपरकशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात है अनस्टेबल गवर्नमेंट है, हमने देखा अभी फार्म लॉस के केस में भी। वाइड रिप्रेजेंटेशन है, बात बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट्री में क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देन उसके बाद फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, यहाँ पे बिल्कुल पावर्स का फ्यूजन होता है और गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ काम करती है। तो बहुत सिंपल है, ऑल आर करेक्ट। अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स, डुअल एग्जीक्यूटिव है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, डबल मेंबरशिप है, लीडरशिप है पीएम की, रेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है। वेयर प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसे कि हम देख रहे हैं यूएसए में है, वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव और अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो रहती हैं और बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होता है। वन मैन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो जिस भी बायसनेस को या फिर जिस भी आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करेंगे वही प्रमोट होगी, जबकि पार्लियामेंट्री में हर आइडियोलॉजी का पावर का फ्यूजन होता है। दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। अगर आप बात करें, हार्मनी लेजिस्लेचर के बीच में रहेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी, डेस्पोटिज्म जो है वो कम हो जाएगा, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये सारे आपको डीमेरिट्स के फॉर्म में दिखेंगे। अनस्टेबल गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो यही रहता है, इसका डीमेरिट भी है। देन उसके बाद कन्फ्लिक्ट रहेगा और अगर आप प्रेसिडेंशियल में कहें तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन वहीं स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, डेफिनेट पॉलिसीज होंगी, एक बार लॉ आ गया तो वापस नहीं रोल बैक किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है और गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स कहा जाता है, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वही लोग सरकार में बैठते हैं। आपको याद होगा प्रेसिडेंशियल में हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट के साथ एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए जाते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो अपॉइंटेड होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड भी होते हैं। 214 विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें से कौन कौन से एग्जीक्यूटिव का पार्ट है आपको आर्टिकल 52 से लेके 77 तक याद करना होगा, 78 इनफैक्ट। तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सिविल सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेज आ जाता है कि इसमें से कौन कौन से, देखिए प्रेसिडेंट है, काउंसिल है, अटॉर्नी है, 1 2 3 एकदम सही है। तो इससे हम एलिमिनेट करेंगे कि यहाँ पे वन में, यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करते चलेंगे, यहाँ पे 2 नहीं है, तो सिंपल सी बात है 1 2 3 एंड 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन 215 की तरफ। प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनरीज आर कंटेन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन से सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। आपको बताना है कौन सा सेकंड शेड्यूल। आपको सेकंड शेड्यूल के बारे में पता होगा, सैलरीज की बात की जाती है, वहां पे हम देखेंगे स्पेसिफिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो एमपी का वहां पे नहीं है। तो आपको वहां कौन कौन मिलेंगे? प्रेसिडेंट मिलेंगे, गवर्नर मिलेंगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, जजेस, ये सब मिलेंगे। आपको एमपीज नहीं मिलेंगे। तो 3 के हिसाब से आप आंसर अपना लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है ना, ये चीजें याद होनी चाहिए। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट जो है भारत में सुप्रीम है, कैसा है क्या? इंडिया हैज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, क्या यहाँ पे मंत्री की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और मंत्री जी की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी क्राइसिस हो जाए, रेल क्राइसिस आ जाए, ठीक है, फूड क्राइसिस आ जाए, तो मंत्री जी रिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, उनका दायित्व नहीं है। हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, अपने मॉरल बेसिस पे वो कर सकते हैं, बट आप उनको फोर्स नहीं कर सकते रिजाइन करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 217 की तरफ। विद रेफरेंस टू इमरजेंसी प्रोविजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट टू प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंट रूल। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को खुद ही उन पे लॉज बनाना होगा। चलते हैं 218 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मिनिस्टर। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज, ज्वाइंट सिटिंग कैन बी अरेंज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए, अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, बात सही लग रही होगी। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, बात सही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज, ज्वाइंट सिटिंग कैन बी अरेंज्ड, कैन नॉट बी अरेंज्ड होगा। प्रेसिडेंट जो है इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, इसको हमने चेंज किया था एक अमेंडमेंट के द्वारा। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। आपको बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, अगर हम बात करें थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा कि कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा तो ज्वाइंट सिटिंग कैन नॉट बी अरेंज्ड। किस केस में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का मैटर जो है वो नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तो ए इज करेक्ट, सिंपल है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, दे रखी है। 219 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बेसिक फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? यूनिटी, इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस है, होना चाहिए, बिल्कुल रीजनेबलनेस भी होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अगर आप कोई लॉ लाते हैं, तो उसके पीछे एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन चलते हैं 220। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फिर से एक क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी मेड फॉर अ बिल दैट एम्स टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर इज नीडेड इफ एन अमेंडमेंट टू अबव बिल इज मूव्ड इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है और स्टेट के एरियाज को आपको डिमिनिश करना है, तो क्या स्टेट से पूछने की जरूरत है? आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, पहली चीज में ये रेफरेंस जो है वो पहली बार में पूछना होगा, आर्टिकल 3 में मेंशन है, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि अगर कुछ भी अमेंडमेंट आ जाता है तो फिर उसके लिए फिर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात है, अगर आप स्टेट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो स्टेट से पूछ सकते हैं। स्टेट मना करती है फिर भी पार्लियामेंट उस पर कंटिन्यू कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है स्टेट के क्लेम को। लेकिन उसके बाद अगर स्टेट ओके कर देती है कोई अमेंडमेंट मूव करना है, तो आपको स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से पॉलिटी हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। कुछ एक और क्वेश्चंस रह गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं,
तो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर्स नहीं देते हैं, इसके आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। चलिए एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।